वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है जी एम्फीसीमा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जी दर्जन पॉइंट जिनको हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में इनलिस्ट कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एम्फीसीमा है क्या चीज़। नेक्स्ट ही हम इसके काजेज़ के ऊपर पढ़ेंगे, इसकी वजूहात यानी एम्फीसीमा किस वजह से होती है। उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात, और हमारा फाइनल पॉइंट होगा इसका ट्रीटमेंट, इलाज। तो ये जितना भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं इन सब के अंदर याद रखिएगा मेन पॉइंट्स यही है कि हर एक की डिफाइन, नंबर 1, नेक्स्ट उसके काजेज़, थर्ड पॉइंट उसके सिम्टम्स, और फोर्थ पॉइंट उसका ट्रीटमेंट। तो जो भी ये डिजीज़ आपसे पूछ ले, आपसे अस्थमा पूछ ले, ब्रोंकाइटिस पूछ ले, उसके बाद एम्फीसीमा पूछ ले, नमोनिया पूछ ले, तो चाहे लंग कैंसर भी आ जाए, इसमें से हर एक के बारे में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डिफ़ाइन बतानी है, डिफ़ाइन के बाद काजेज़ बताने हैं, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन को सम अप कर देने हैं। तो देखें जी एम्फीसीमा फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की दीवारें जी तबाह हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। कैसे जी? एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, थैली नुमा साख्तें होती हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जी, थैली नुमा साख्तें होती हैं गुब्बारे की तरह। सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इन द हमारे पास लंग्स। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? लार्जर सैक्स बट हैव लेस सरफेस एरिया, यानी लंग्स के अंदर पाई जाने वाली ये सैक्स, थैलियाँ, ये मसल्स की बनी हुई होती हैं, ये टिश्यूज़ की बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की ये बनी हुई होती हैं। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इनका ये हमारे पास लार्जर यानी साइज़ इनका बढ़ जाता है। हमने पीछे ब्रोंकाइटिस के अंदर पढ़ा था कि स्वेलोइंग आ जाती है हमारे पास इन द ट्यूब्स। तो ये ना सिर्फ ये ट्यूब्स के अंदर आ जाती है यानी ब्रोंकाई के अंदर आती है ये स्वेलिंग, बल्कि ब्रोंकाई से आगे भी चली जाती है ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल से फिर आगे एल्वियोलाई में। बट हैव लेस सरफेस एरिया, यानी वो फूली हुई होती है, तो उन एल्वियोलाई के फूल जाने की वजह से इनका साइज़ तो बढ़ जाता है लेकिन अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो इनका कम हो जाता है। लंग टिश्यूज़ ब्रेक, और इसकी वजह से लंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं फेफड़ों के टिश्यूज़। लंग टिश्यूज़ वही एपिथेलियल टिश्यूज़ जैसा कि ऊपर बताया, जिनके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई जिनके बने हुए होते हैं, उनके टिश्यूज़ की बात करें कि वो टूट जाते हैं। जब टिश्यूज़ ही टूट जाएं तो एल्वियोलाई भी बस्ट हो जाते हैं। लंग्स डोंट कम बैक आफ्टर एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जी दो प्रोसेस होते हैं। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन ये दो टर्म है। तो इनहेलेशन के अंदर जी हवा को इनहेल किया जाता है, अंदर ले जाते हैं हवा को हमारे पास। टेक एयर इनसाइड द बॉडी, टेक एयर इनसाइड। और उसके बाद एक्सहेलेशन के अंदर हम क्या करते हैं जी? अंदर वाली हवा को बाहर निकालते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलती है। तो हम इसमें क्या करते हैं जी? एक्सहेल एयर, एक्सहेल यानी हवा को बाहर निकलते हैं, एक्सहेल एयर आउटसाइड बॉडी। तो हम ये ब्रीदिंग की दो कैटेगरीज हैं हमारे पास दर हकीकत, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के अंदर हवा को जिस्म में ले जाते हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में, और एक्सहेलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एयर कांट। तो उसके बाद वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जब हवा को बाहर निकालते हैं तो वो कहते हैं कि लंग्स डोंट कम बैक आफ्टर एक्सहेलेशन। तो हवा के बाहर निकलने के बाद जो लंग्स होते हैं वो हमारे पास अपनी रियल शेप में, ओरिजिनल शक्ल के अंदर वापस नहीं आते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास डी शेप्ड हो गए हैं, लंग्स तबाह हो गए हैं, डिस्ट्रक्ट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन लंग्स। एयर जो होती है ये बाहर नहीं निकल पाती और फेफड़ों के अंदर जाकर फंस जाती है। यानी एक दफ़ा हमारे लंग्स जब डिस्ट्रक्ट हो गए, तबाह हो गए हमारे लंग्स, उसके बाद जब हवा बाहर निकलती है तो दोबारा लंग्स जो है वो डी शेप्ड हो जाते हैं, इनकी शक्लें जो होती हैं वो दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आते। जब असल शक्ल में ही वापस नहीं आ रहे तो यानी वो दोबारा इनहेलेशन के काबिल नहीं रहे। अब उनकी शक्ल जब ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है, तो अब अंदर जो हवा रह गई थी वो अंदर की अंदर रह जाएगी और बाहर की बाहर रह जाएगी। बाहर वाली हवा अंदर नहीं जा पाएगी और अंदर वाली हवा बाहर नहीं जा पाएगी, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है मरीज़ को। एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। तो इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद, यानी एम्फीसीमा का जब एक पर्सन शिकार हो जाता है तो उसके बाद जो अंदर जो हवा होती है फेफड़ों के अंदर, इन सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये हवा की और पानी की भरी हुई होती है, तो इनके अंदर जो हवा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही फंस कर रह जाती है।
उसके बाद जी ये तो है हमारे पास इस बीमारी के मेन स्टेप्स के। इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है, नंबर 1 एल्वियोलाई की दीवारें जो होती हैं वो टूट जाती हैं, एल्वियोलाई की वॉल्स। लार्जर सेक्स यानी एल्वियोलाई का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, स्वेलोइंग की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से एल्वियोलाई का साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर सरफेस एरिया कम हो जाता है। उसके बाद लंग टिश्यूज़ यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं जिनके ये एल्वियोलाई बने हुए होते हैं वो टूट जाते हैं। उनके टूटने के बाद क्या होता है कि हमारे पास लंग्स जो हैं एक्सहेलेशन के प्रोसेस के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते, जिसकी वजह से अंदर वाली जो हवा होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये फेफड़ों के अंदर फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से मरीज़ घुटन महसूस करने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। उसके बाद जी हम इसका सेकंड पॉइंट कर रहे हैं काजेज़, यानी ये बीमारी किस वजह से होती है। नंबर 1 वायरसेस की वजह से, तो वायरस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, और एलर्जेंस नंबर 3। एलर्जी काजिंग फैक्टर्स को एलर्जन कहा जाता है। एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, एलर्जी का सबब बनने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एयर हो गई, डस्ट वगैरह, स्मोक, टोबैको स्मोक से काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। इस किस्म के और भी बहुत सारे स्मोक होते हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है। उसके बाद जी परफ्यूम्स वगैरह, जैसे कि हम पीछे ब्रोंकाइटिस के अंदर भी पढ़ा था हमने कि परफ्यूम से भी काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। कुछ को जुकाम की एलर्जी होने लग जाती है, कुछ को खांसी आने लग जाती है परफ्यूम की खुशबू से, और इसी तरह से एलर्जी की कुछ को सर में दर्द पड़ जाता है। काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स हैं एलर्जी की हमारे पास। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट देख के मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है जिसके अंदर हमने बताया कि ये हमारे पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद अगर आप देखें आगे ब्रोंकाई, ट्रैकिया आगे डिवाइडेड होकर ब्रोंकाई के अंदर चेंज हो रही है ब्रोंकाई, फिर देखें आगे लंग्स तक जा रही हैं। ये 2 लंग्स बनाया मैंने, ये दोनों लंग्स हैं। तो उसके बाद जी आप देखें कि लंग्स के बाद ये माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पे शो किया गया है, इनके अंदर एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर ये एल्वियोलाई शो किए गए हैं। ये आगे ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स फर्दर आगे डिवाइड होती हैं इस तरह। देखें ये ब्रोंक्यूल इस तरह से ये डिवाइड होती जाती है इस तरह, ये ब्रोंक्यूल है, और जहाँ पर ये ब्रोंक्यूल्स ख़त्म होती है वहाँ पर ये इस तरह थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ये स्ट्रक्चर्स हमारे लंग्स के अंदर बन जाती हैं। तो आगे देखें जी आप लोग, ये हमने बनाया नॉर्मल लंग, ये हमारा नॉर्मल लंग है, यानी ये हमारा एम्फीसीमा का शिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारे के सारे एल्वियोलाई बने हुए हैं और ये हमें वाज़े तौर पर से एक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको बताया, गुब्बारे नुमा ये साख्तें होती हैं और यहाँ पर हमें बिल्कुल दिखाई दे रही हैं वाज़े क्लियरली। लेकिन ये हमारे पास डिजीज्ड पर्सन का है, यानी एम्फीसीमिक है, एम्फीसीमा का जो शिकार हुआ है। तो उसके बाद देखिए जी इसमें क्या है, इसमें आप देखें ब्रोंक्यूल्स से आगे हमारे पास एल्वियोलाई, देखें यहाँ पे तो हैं कुछ कुछ, लेकिन ये काफ़ी सारी हैं एल्वियोलाई, ये फट गए हैं, ये इनकी सेक्स थैलियाँ या गुब्बारे आप कह लो, ये फट गए हैं एल्वियोलाई के, और यहाँ पर एल्वियोलाई हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे, काफ़ी सारे डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, टूट फूट का शिकार हो गए हैं, और ये एम्फीसीमा की डिसऑर्डर है। उसके बाद जी आप लोग देखें, हम आगे इनका डिस्क्राइब करेंगे जी इनके फंक्शन। आगे हम इनके फंक्शन को डिस्क्राइब, सिम्टम्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिम्टम्स क्या है जी, अलामात हमने यहाँ पर इनलिस्ट किया था। तो एम्फीसीमा की अलामत जो है पहली वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तेज़ सांस आना, यानी मरीज़ का सांस फूल जाता है, ऐसे लगता है जैसे कोई दमे का मरीज़ होता है तो उसको भी सांस बड़ी तेज़ी से आ रहा होता है और सांस लेने में उससे दुश्वारी भी आ रही होती है। उसके बाद फैटीग, थकावट, थका सा रहता है, थोड़ा सा काम किया सांस चढ़ गई बंदे को, तो इस किस्म की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अचानक अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह आ जाए तो उससे भी एम्फीसीमा हो सकती है, यानी एल्वियोलाई की वॉल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। सो ये एक्सीडेंट की वजह से भी आ सकता है, किसी और फैक्टर की वजह से, यानी डाइट के अंदर आप कोई अगर बदपरहेज़ी कर लेता है बंदा तो उस वजह से भी ये हो सकता है। हमारे पास फोर्थ स्टेप जो है इसका सिम्टम वो है ऑक्सीजन लेवल इज़ रिड्यूस्ड इन द ब्लड, तो हमारे खून के अंदर जो है जी ऑक्सीजन की जो एक नॉर्मल रेंज होती है वो भी कम हो जाता है ऑक्सीजन का लेवल, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। डेफिनेटली अगर ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है तो इसके कंपैरेटिवली अगर देखें तो दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा होता है, जिस वजह से आपने पीछे भी पढ़ा था कि एयर कांट बी पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, एयर जो है फेफड़ों से बाहर नहीं निकल पाती, तो फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा होती ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कभी बाहर नहीं निकलती, ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाती है हमेशा बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो इसलिए कोई भी चीज़ हो वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ बहती है, ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। तो हवा भी इसी तरह से बाहर ज़्यादा है और हमारी बॉडी में कम है, तो बाहर से अंदर जाएगी ऑक्सीजन की फॉर्म में, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी, जितना कि हमारी बॉडी के अंदर होती है उसकी निस्बत बाहर कम होती है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हमारी बॉडी से बाहर आती है।
तो एक्सेलेशन के नतीजे में। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है इसका ट्रीटमेंट, कि एम्फीसीमा का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट भी हम इसका करेंगे और इसकी प्रिवेंशन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता देता हूं जो कि 12 पेपरों में भी आ चुका है। बाय द अपीयरेंस ऑफ द एम्फीसीमास सिम्टम्स पेशेंट्स हैव यूजुअली लॉस्ट अबाउट 50 to 70% ऑफ देयर लंग्स टिश्यूज। तो जी ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि एम्फीसीमा का पता अचानक नहीं चलता कि बीमारी हुई और बस उसी वक्त पता लग गया कि एम्फीसीमा का ये मरीज़ शिकार हो गया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब तक इस बीमारी के अलामात और इसके सिम्टम्स जो हैं जी नमूदार होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, उस वक्त जो होता है उस टाइम तक जो पेशेंट होता है उसके लंग्स के तकरीबन 50 से 70% लंग टिश्यूज़ तबाह हो चुके होते हैं। ये नहीं कि 10% तबाह हुए, 20% तबाह हुए और उसी वक्त पता लग गया कि जी एम्फीसीमा इसको हो रही है। इस तरह नहीं होता। यानी जब हमें पता लगता है कि हमें एम्फीसीमा हुआ है उस वक्त 50 से 70% हम अपने लंग टिश्यूज़ खो चुके होते हैं। बहुत सारे मरीज़ के 50 से 70% तक लंग टिश्यूज बस्ट हो गए होते हैं, उसके बाद जाकर उसे पता लगता है कि उसको जी एम्फीसीमा। ये मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं। इसमें ये नहीं कि हमारे पास पता नहीं लगता, स्टार्ट में भी लगता है पता, बहुत सारे लोगों को लग जाता है, लेकिन रेयरली, बहुत कम, 100 में से फर्ज किया कि 10% ऐसे हैं जिनको इनिशियली स्टेज पर ये बीमारी डायग्नोज हो गई है, तो 90% पीपल ऐसे होंगे जिनको इस स्टेज पर आकर ये बीमारी डायग्नोज होगी कि जी इनको एम्फीसीमा है। तो ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी प्रिवेंशन की जानिब, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, क्योंकि इलाज के अंदर सबसे पहले एहतियात ज़रूरी होती है। किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए सबसे पहले एहतियात होती है कि जी एहतियात कीजिए ताकि उस बीमारी का खुद शिकार ही ना हुआ जाए। ना शिकार होंगे ना ही इलाज की नौबत आएगी। तो सबसे पहले एहतियात ज़रूरी होती है, इसलिए हम पहले जी इसके प्रिवेंटिव मैयर की तरफ आते हैं। तो जी अवॉइड स्मोकिंग। एम्फीसीमा से बचने के लिए ज़रूरी है कि स्मोकिंग से बचा जाए। ये एलर्जेंस, क्योंकि हमने काजिज़ के अंदर पढ़ा था कि एलर्जेंस या एलर्जी काजिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो भी एम्फीसीमा का सबब होते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मोकिंग भी एलर्जेंस के अंदर ही शामिल थी, तो स्मोकिंग से बचा जाए। नेक्स्ट स्टेप है जी इसका प्रिवेंशन, अवॉइड फ्रॉम एलर्जेंस। इसके अलावा स्मोकिंग के अलावा दूसरे एलर्जन जैसे कि परफ्यूम हो गया, डस्ट हो गई, टोबैको हो गया, ETC, इनसे भी बचा जाए। और थर्ड स्टेप जो है टेक प्रॉपर डाइट। तो ख़ुसूसन जो ग़िज़ा का है इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए, एक तवाज़ुन के अंदर जो है ग़िज़ा खाई जाए और बैलेंस्ड डाइट भी खाई जाए। और इसके अलावा प्रॉपर डाइट से मुराद, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से आपको लगता है कि आपको एलर्जी हो रही है या चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है तो आप उससे दूर हट जाएं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ठंडी चीज़ खाने से ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, काफ़ी लोगों को गले में खराश हो जाती है, या खट्टी चीज़ खाने से, तो इस चीज़ से बचें और वही चीज़ खाएँ जो आपके जिस्म को मुवाफिक हो। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है जी अवॉइड टू टेक ऑयली सोर थिंग्स या रोस्टेड थिंग्स ETC इन डाइट। तो खाने के अंदर ऑयली यानी तेलदार जो चीज़ें हों या खट्टी चीज़ें हों या रोस्टेड तली हुई, घी के अंदर तली हुई, इस किस्म की जो इस तरह से एलर्जिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको चेस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम हो या किसी भी किस्म की इस तरह की एलर्जी का अगर प्रॉब्लम हो तो वो कोशिश करें कि ऑयली चीज़ें ना खाएं। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर तेल ज़्यादा हो वो चीज़ें खाने से गुरेज करें। और सोर थिंग्स, खट्टी चीज़ें जैसे कि अचार वगैरह हो गया, इस किस्म की दूसरी चीज़ें। रोस्टेड थिंग्स, तो जी ये बहुत सारे लोग होते हैं जो इससे परहेज़ नहीं कर पाते, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं जैसा कि सर्दियों मौसम सरमा में देख लें, मछली होती है तो उसको मोस्टली रोस्ट करके खाते हैं। इसी तरह से गोश्त को रोस्ट करके जैसे कबाब वगैरह इस किस्म की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं जिसमें गोश्त को रोस्ट किया जाता है, या तले जैसे पराठे वगैरह हो गए। इस किस्म की बहुत सारी जो रोस्टेड थिंग्स जो होती हैं घी के अंदर तली हुई, उनसे भी जो है मुकम्मल तौर पर परहेज़ की जाए। उसके बाद नेक्स्ट जी इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो ट्रीटमेंट में हमारे पास है वैक्सीनेशन। हमने काजेज़ के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जो पढ़ी थी वो थी हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जेंस हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज थे। तो वायरस याद रहे, वैक्सीनेशन हमेशा वायरल डिजीज़ की होती है। वैक्सीनेशन मोस्टली जो होती है हमेशा वायरल डिजीज़ की होती है। तो जितने भी वायरस की वजह से डिजीज़ हमारे पास एम्फीसीमा होती है या एम्फीसीमिक पेशेंट होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से, सो उनकी फिर वैक्सीनेशन की जाती है, यानी ट्रीटमेंट बाय वैक्सीन के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमने बैक्टीरिया पढ़ा था। अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई एम्फीसीमा का मसला होता है तो फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उस केस में। इसी तरह से अगर एलर्जेंस की वजह से होता है तो उसमें फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती हैं, इनहेलर्स दिए जाते हैं, दवाइयाँ
दवाइयाँ जो है ये कश की सूरत में दी जाती हैं। और जो हमारे पास अगर सीवियर स्टेज का एम्फीसीमा है यानी शदीद दर्जे की बीमारी है जिसमें इनमें से कोई भी मेडिसिन जो है वो ठीक तरह काम नहीं कर पा रही, तो फिर उस सूरत में हमारे पास लंग्स थेरेपी की जाती है, यानी बाय सर्जिकल वे, सर्जरी के ज़रिए से इसका इलाज किया जाता है। क्योंकि इस सूरत में जब लंग्स, आपको बताएं हमने पढ़ा था जी, एल्वियोलाई का बस्ट हो जाना, एल्वियोलाई से एक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पानी और हवा की भरी हुई हैं। अगर ये जब बस्ट होंगी, इस तरह से टूटेंगी, इनके टूटने से क्या होगा कि इनके अंदर वाली जो हवा है ये इसके अंदर लंग्स के अंदर भर जाएगी। जब ये लंग्स के अंदर भर जाएगी तो इससे क्या होगा, लंग्स स्वेलो होगा, फूल जाएगा। ये हमारे पास जो है एयरवेज जो है ये बंद हो जाएंगी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जिसकी वजह से क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी जो बाहर निकला है इसने बाहर आकर इन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर एल्वियोलाई, दूसरे चंद एक बच गए हैं उनके ऊपर दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से इन यानी दूसरे जो एल्वियोलाई बचे हुए हैं उनके अंदर वाली जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और उनके जो आगे फर्दर ब्रोंक्यूल्स हैं, क्योंकि ब्रोंक्यूल जहां पे एंड हुआ वहां पे एल्वियोलाई आ गया, और जब ब्रोंक्यूल्स के अंदर ही स्वेलोइंग आ जाएगी, ब्रोंक्यूल ही सूज जाएगा, ऑलरेडी इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और जब ऊपर से फिर मजीद दबाव पड़ेगा तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्वियोलाई के अंदर वाली हवा बिल्कुल अंदर दब कर रह जाएगी और ये बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इस सूरत में इन यानी फेफड़ों के अंदर ये जो इजाफी पानी, ये बस्टेड एल्वियोलाई की वजह से जो पानी और हवा जमा हो गई है, तो इसको बाहर निकालने के लिए फिर सर्जरी की जाती है। और वो सर्जरी इस तरह से होती है कि बाहर से एक ट्यूब जो है वो सर्जरी, बाय सर्जरी इधर चेस्ट के अंदर यानी लंग्स में इंसर्ट की जाती है, और इस ट्यूब के ज़रिए से जो है लंग्स से हवा और पानी को जो है बाहर निकाला जाता है। तो जी यहाँ तक तो हमारा ट्रीटमेंट था कि सर्जरी के ज़रिए ट्रीटमेंट हम कब करते हैं, जब कोई और रास्ता ना हो रहा हो, यानी हमारे एल्वियोलाई बस्ट हो जाए और अंदर पानी और हवा फंस जाए, तो फिर सर्जरी के बाद सर्जिकल वे ट्यूब इंसर्ट की जाती है बॉडी में, और इस तरह से फेफड़ों से हमारे पास जो है पानी, बस्टेड एल्वियोलाई का जो पानी अंदर जमा हो गया था, फंस गया था, उसको और हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स और दूसरे जो एल्वियोलाई जो बचे हुए हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर उस इन्फेक्शन जो आगे उनकी वजह से जो इन्फेक्शन हो गई थी अंदर फेफड़ों में, उसको ख़त्म करने के लिए फिर ये वाली मेडिसिन जो हमने ऊपर डिस्कस की है इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो शुक्रिया, आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको हमारे लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह के मज़ीद नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहें। वास्सलाम, शुक्रिया।